नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, ये नया वीडियो लेक्चर है नहीं, दरअसल ये दूसरा हिस्सा है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ट्रांजिशन मेटल का हम लोग पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन और बेसिक वेरिएशन हम लोगों ने देखा था, कैसे 3D सीरीज में, 4D सीरीज में और 5D सीरीज एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन आता है और क्यों आता है, और कैसे कैसे आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करता है कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब क्या, ट्रांजिशन मेटल का। तो उन चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख रखा था, तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग पहले प्लीज देख लेना, क्योंकि उसी का अगला एक्सटेंडेड पार्ट है। इस वजह से ये पार्ट 2 है, दरअसल वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। लेकिन यहां पर अगर उस वीडियो को नहीं भी देखते हो तो छोटी छोटी बातों को मैं समझाता चला जाता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में तो बहुत सारी बातें मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने बहुत सारी बातें नहीं बताई थी, तो उन सारे बातों को हम लोग यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा, द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। लेकिन बाद में जाकर हम लोगों ने देखा कि द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी बट आल्सो अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन, जिसको कि हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी भी बोलते हैं। The particular oxidation state of any metal not only depends upon ionization energy but also upon what? But also upon हाइड्रेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी को ही हम लोग बच्चों क्या नाम देते थे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको कि अलग अलग स्टेप में हम लोगों ने देखा था। बस रिवीजन हो रहा है, ध्यान से देखो कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे। स्टेप 1 में जब किसी भी मेटल की हम लोग बात करते हैं तो वो मेटल सॉलिड होता था, और उस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होता था, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, या फिर उसे ही हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बोल देते थे, जो कि पॉजिटिव होता था, जिसको प्लस एस से हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता था कि स्टेप 2 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो स्टेप 2 में अब ये मेटल जो था, जो गैसियस स्टेट में, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता था, ये यानी कि आयनाइज हुआ, और इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता था, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव करने का मतलब ये प्रक्रिया भी जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। और स्टेप 3 में अगर हम लोग देखें तो क्या होता था, ये जो मेटल M+ गैस बन गया, ये पानी में हाइड्रोलाइज हो जाता था। एक्वस करने का मतलब क्या, पानी में हाइड्रोलाइज हुआ और M+ एक्वस में कन्वर्ट हुआ। तो इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता था, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इस अमाउंट को हम लोग एनर्जी को क्या बोलते थे बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि निगेटिव होता था, इसको हम लोग -H से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इन सारे प्रोसेस के दौरान फाइनली देखो तो कुछ कुछ कट जाएगा, ये M गैस कट गया, M+ गैस कट गया, तो नेट रिएक्शन क्या बनेगा, M सॉलिड से क्या होगा, एक्वस है, और उसमें M+ एक्वस और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता है, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन। दरअसल सॉलिड से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, एंड डेल H ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू +S + IE और -H। और मैंने उस दिन भी डिस्कस करा था कि डेल H ऑक्सीडेशन जो है वो मोर निगेटिव होना चाहिए, यानी कि डेल H ऑक्सीडेशन की बात करें तो इट शुड बी मोर निगेटिव, ये जो है बहुत ज्यादा निगेटिव होना चाहिए। डेल H ऑक्सीडेशन जो है जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही अच्छा होता है, तो डेल H ऑक्सीडेशन शुड बी निगेटिव। तो बताओ तो डेल H ऑक्सीडेशन कब निगेटिव होगा, जब सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, नहीं ये शुड बी लो होना चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई। तो ये क्या चीज मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ सब्लिमेशन एनर्जी
और हाइड्रेशन एनर्जी इस बात पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो वही बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो अब जैसे कि M प्लस वाली बात मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाई, लेकिन अगर यहाँ पर M2 प्लस रहे यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाता। यदि M3 प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 3 भी हो जाता है ना बच्चों। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल कर दिखा रहे हैं तो इसलिए सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी 1 ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अगर +2 की बात होगी यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तो आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ चेंजेस आएगा। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये सारी कहानी होती है किस चीज को लेकर, कोई भी मेटल के एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल कब ज्यादा स्टेबल होगा। इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल तब ज्यादा स्टेबल होगा जब डेल एच ऑक्सीडेशन ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच ऑक्सीडेशन शुड बी हाई, यानी कि वही बात हम यहां पर लिख रहे हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल किस बात पर निर्भर करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एच ऑक्सीडेशन के मैग्नीट्यूड। क्योंकि डेल एच ऑक्सीडेशन तो निगेटिव है, तो कब ज्यादा निगेटिव होगा, जब डेल एच ऑक्सीडेशन का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो डेल एच ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा निगेटिव होगा। डेल एच ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा निगेटिव होगा तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बच्चों बहुत ज्यादा होगी कि बहुत कम, बहुत ज्यादा। अब हम लोग आ जाते हैं, ये सब तो कहानी था आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर। अब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर जगह हम छोड़े हुए हैं, क्यों छोड़े हुए वो बताते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ब्रैकेट में कैपिटल ई से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी किसी मेटल को, जैसे कि ये जिंक मेटल है और उसको उसी के सॉल्यूशन में हम लोग डुबा के रख दिए, ये क्या कौन सा मेटल है, जिंक, और उसको उसी के सॉल्यूशन में डाले हुए, ये Zn है मान लो, और इसका सॉल्यूशन जो है वो Zn2+ का सॉल्यूशन है। जब भी हम लोग किसी मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो मेटल के सरफेस पर और उसके चारों तरफ जो सॉल्यूशन है उस पर अपोजिटली चार्ज लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि मेटल के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसके मेटल के सरफेस के चारों तरफ सॉल्यूशन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या उल्टा भी हो सकता है कि मेटल के सरफेस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके चारों तरफ जो सॉल्यूशन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि मेटल सरफेस एंड द सॉल्यूशन अराउंड इट विल बिकम्स अपोजिटली चार्ज। मेटल का सरफेस एंड द सॉल्यूशन अराउंड इट विल बिकम्स अपोजिटली चार्ज। कब, जब मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन में तुम डुबाकर रखोगे, सही है ना। तो अब जो ये अपोजिटली चार्ज लेयर बना, उन दोनों अपोजिटली चार्ज लेयर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस को दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन होगा व्हेन एनी मेटल इज डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन देन देयर विल फॉर्म एन अपोजिटली चार्ज लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एंड द सॉल्यूशन अराउंड इट। मेटल के सरफेस पर और उसके अपोजिटली चार्ज लेयर बन जाता है उसके चारों तरफ सॉल्यूशन में। द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू अपोजिटली चार्ज लेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नथिंग एल्स, ठीक है ना। उसी चीज को यहां पर लिख देते हैं, व्हेन एनी मेटालिक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन देन देयर विल फॉर्म some oppositely charged layer on the surface of metal and the solution around it, full stop। अब क्या, the potential difference developed in between these two oppositely charged layer is called electrode potential। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी भी मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो उसके मेटल के सरफेस पर और उसके चारों तरफ सॉल्यूशन में एक अपोजिटली चार्ज लेयर बनता है। उन दोनों अपोजिटली चार्ज लेयर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। खैर, इस वाले डेफिनेशन से यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक में अपने को कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ तुम जानो कि अगर मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन में डालें और वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन करने का मतलब कि मेटल से M++E हो जाए, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा उसे ही हम लोग बोलेंगे E नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। या फिर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EM से M+ पर, ठीक है ना। Mn+ जो भी हो सकता है, जैसे M+ यहाँ लिखे हैं, M2+ भी हो सकता है, M3+ भी हो सकता है, M4+ भी हो सकता है, Mn+ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लो बच्चों यहाँ पर रिडक्शन हुआ, अगर हम लोग मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन में डालें और वहां पर रिडक्शन हुआ यानी कि M+ से इलेक्ट्रॉन लेकर M बन गया, तो उस दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बनेगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E रिडक्शन या E M+2M।
ई एम प्लस टू एम। क्लियर है? तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं? ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन। क्लियर है? तो यहां पर देखो कि ये नॉट साइन क्या है। ये नॉट साइन अगर हम लोग लगा दिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। नॉट साइन का मतलब हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और जो ये सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 1 m रहे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, तो ये तो कहानी थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। और लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते कैसे हैं? अगर किसी स्पीशीज का इनॉट ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि उस एलिमेंट में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, और अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है यानी कि उस एलिमेंट में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। इस तरह से समझो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा यानी कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ज्यादा। उसी चीज को यहां पर लिखकर समझा रहा हूं। इफ क्या, इनॉट ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस करने का मतलब टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस। सही है ना? और उसी तरह से इफ इनॉट रिडक्शन इंक्रीजेस, तो ये बात समझो कि टेंडेंसी टू रिड्यूस जो है वो बढ़ चला जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि 2-4 एलिमेंट हम लोग रख लेते हैं कि ए है, बी है, सी है। ठीक है, मान लेते हैं इनॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू इसका ज्यादा है, इनॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू सी का ज्यादा है, तो सी में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मतलब जिस एलिमेंट का इनॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा वो आराम से ऑक्सीडाइज होगा। जो आराम से ऑक्सीडाइज होगा, बताओ तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दैट वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहां पर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज्यादा होगा? सी जो है वो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा। ठीक है ना? इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, 3 एलिमेंट है। जेड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है ना? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा कहने का मतलब क्या होगा बताओ तो? टेंडेंसी टू रिड्यूस ज्यादा होगा। जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, वो एलिमेंट आराम से रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कि जेड में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। और जो आराम से रिड्यूस होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो किसका ज्यादा होगा बच्चों? जेड का ज्यादा होगा। तो ये अभी जो ट्रांजिशन मेटल में जो पढ़ाना है उससे संबंधित कोई भी बात मैंने आपको नहीं बताई। अभी जो मैंने आप लोगों को बताई वो सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से संबंधित बातों को बताया। ठीक है ना? अब एक टेबल देखते हैं और उस टेबल से हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ध्यान से देखो इस टेबल को। तो ये 3D सीरीज के लिए है, ये 3D सीरीज का टेबल है। इस टेबल को अगर आप लोग देखोगे, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इस तरह से है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सबका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या? 21, 22, 23, 24, 30 तक है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो स्कैंडियम का हीट ऑफ एटमाइजेशन इतना है। वो हीट ऑफ एटमाइजेशन जो सबसे पहले हम लोग मेटालिक कैरेक्टर में देखे थे तो वो क्या था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले 20 तक बढ़ते जाता था। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 20 तक बढ़ता था, इसलिए मेटालिक बॉन्ड मजबूत होता था, इस वजह से हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बढ़ते जाता था। फिर बाद में जाके घटना शुरू हो जाता था, घटते घटते जिंक का सबसे कम हो जाता था। यहाँ पर दिख भी रहा होगा जिंक का हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम, स्कैंडियम का इस साइड कम, और लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ते 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 क्रोमियम का ज्यादा हो जाता था। मैग्नीज का एक्सेप्शनली कम होता था, बीच में मैग्नीज का डाउन हो जाता था। और फिर आप लोग देखते होगा आयरन का, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हीट ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा तो आयरन का, इस बात को आप लोग याद रखोगे। ठीक है ना? आयनेशन एनर्जी की बात करें तो आयनेशन एनर्जी का ग्राफ आप लोगों को याद होगा 3D सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जाने पर थोड़ा थोड़ा घटते आता था, बीच में लगभग कांस्टेंट और फिर बढ़ते आता था। तो इसी ऐसा ही बात होता था ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी बढ़ते आता था, कहीं पर अनएक्सपेक्टेड घट भी जाता था, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ता था। और जिंक का आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता था। ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। इसी तरह सेकेंड आयनेशन एनर्जी, थर्ड आयनेशन एनर्जी का भी वेरिएशन ऐसे ही होगा। जिंक का आप लोग गौर करोगे सबसे ज्यादा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड आयनेशन एनर्जी में क्या होता है ना कि पहले आयनेशन एनर्जी का बात अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरे आयनेशन एनर्जी का बात अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोगों को उस बात पर फोकस नहीं करना, हम लोगों को बात पर जो फोकस करना है वो ये है, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? M2 प्लस से M, M3 प्लस से M2 प्लस। तो हम लोग यहां पर इस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू के आधार पर हम लोग देखेंगे किस चीज को कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D सीरीज का ग्राफ कैसे होता है। यानी कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ +2
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना और समझना कि इस बात को हम लोग कोरिलेट करते हैं किससे, CORRELATED, कोरिलेटेड विथ, किससे कोरिलेट करते हैं, तो कोरिलेटेड विथ ई नॉट रिडक्शन ऑफ किसका, M2+ आयन की। जैसे कि M2+ आयन का ई नॉट रिडक्शन को हम लोग M2+ से M से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो तुम बताओ ये वैल्यू अगर ज्यादा होगा, इफ इट इंक्रीजेस, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना, इफ इट इंक्रीजेस, यदि ये बढ़ेगा तो M2+ से M बनने का चांसेस ज्यादा होगा, यानी कि M2+ कम स्टेबल होगा तब ना, M2+ प्लस 2e से M है, इसी के लिए ना रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। यदि इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो मतलब M ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि रिएक्शन आगे की दिशा में ज्यादा जाना चाहेगा, तो M2+ कम स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E नॉट रिडक्शन, याद है ना, या फिर इसी को बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E नॉट M2+ टू M, यानी कि M2+ टू M का वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू जितना कम होगा तो M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यहां पर भी हम लिख ही देते हैं, वो जो जगह हमने छोड़ा था ना कि स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del H ऑक्सीडेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट ऑक्सीडेशन, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E नॉट रिडक्शन, इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पर से अब हट जा रहे हैं और अब हम लोग 3D सीरीज पर आते हैं, और 3D सीरीज के लिए ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। 3D सीरीज में कौन कौन सा मेटल है, जल्दी से बता दो। तो 3D सीरीज में हमारे पास मेटल है कौन कौन सा, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह है ना, तो उन्हीं सारे मेटल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको हम मिटा के थोड़ा दूसरे जगह लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बन पा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो इस साइड यही ग्राफ जो है हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि ये वाला ग्राफ जो है थोड़ा बड़ा लगेगा, तो बड़ा ग्राफ का जरूरत भी है इस वजह से। इधर जो है, इधर है E नॉट M2+ से M, इसी का वैल्यू मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इधर मेटल वगैरह है। तो और यहाँ पर जो वैल्यू लिखे हैं ना, तो निगेटिव साइड से लिख रहे हैं, तो -2.0 ऐसे है, मान लेते हैं -1.5 वोल्ट है, -1.0 वोल्ट है, -0.5 वोल्ट है। उसके बाद ये जो है मान लेते हैं 0 वोल्ट का लाइन है, ये क्या चीज का लाइन है, 0 वोल्ट का लाइन है, और इस लाइन के ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब मान लेते हैं +0.5 वोल्ट है, ठीक है ना। अलग अलग मेटल के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। टाइटेनियम से शुरू करते हैं, स्कैंडियम से क्यों नहीं करते हैं वो हम लोग देखते हैं और समझाते हैं कुछ देर के बाद। तो टाइटेनियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समथिंग लाइक दिस। टाइटेनियम के बाद क्या चीज का हो जाएगा बताओ, ये तो था टाइटेनियम, इसके बाद है वेनेडियम, वेनेडियम के बाद हो जाता है किसका, क्रोमियम का। लेकिन मैग्नीज का फिर डाउन हो जाता है, क्यों होता है देखते हैं। मैग्नीज के बाद फिर किसका हो जाता है, आयरन का। आयरन के बाद फिर हो जाता है किसका, कोबाल्ट का, और कोबाल्ट के बाद फिर निकेल का फिर डाउन हो जाता है। तो एक्सेप्शनल जहां है वही देखना है। निकेल के बाद कॉपर का ना पॉजिटिव साइड चला जाता है, और जिंक का फिर डाउन हो जाता है, जिंक का फिर डाउन हो जाता है। तो जो जो डाउन है उसको समझो, जो जो डाउन है, डाउन मतलब किसका, मैग्नीज, निकेल और जिंक। तो मैग्नीज, निकेल और जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उम्मीद से कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तभी हम लोगों ने देखा ही था कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, ये चीज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम, स्टेबिलिटी ऑफ M2+ ज्यादा, ठीक है ना। M2+ का स्टेबिलिटी ज्यादा कब, जब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम। तो ये जो इस ग्राफ में मैग्नीज का, जिंक का और निकेल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है अगल बगल से, तो ये इस बात को दर्शाता है कि मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सेप्शनली मोर स्टेबिलिटी शो करता है। तो उसी बात को हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट E नॉट M2+ से M वैल्यू, यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, निकेल एंड मैग्नीज इज एक्सेप्शनली लो, EXEPTIONALLY, लो, एक्सेप्शनली लो, दैट रिप्रेजेंट, जो कि क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट दैट
Zn2 plus Ni2 plus and Mn2 plus आर मोर स्टेबल, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और इस बात को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं। जल्दी से यहाँ पर देखो, Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d10। तो बताओ, तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये एक्सेप्शनली मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा। मैग्नीज 2 प्लस को अगर तुम लोग देखो, तो मैग्नीज 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 है, तो जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना। 3d10 को अगर तुम लोग देखोगे तो 1 2 3 4 फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है या बहुत कम स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह 3d5 जो है मतलब जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये भी एक्सेप्शनली मोर स्टेबल होगा ना, इसीलिए Zn2 प्लस Mn2 प्लस मोर स्टेबल होता है। लेकिन जब बच्चा समझ नहीं पाता है कि निकेल में ऐसा कौन सा बात है, तो निकेल में ऐसा बात है, वो क्या, Ni2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये होगा आर्गन 3d8। तो आर्गन 3d8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरह से होगा। तो बोलागा सर ये तो पार्शियली फिल्ड है, ये तो पार्शियली फिल्ड है। लेकिन बाद में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पैरेलल पढ़ा ही रहा हूं तुम लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखोगे, तो ये जो 3d ऑर्बिटल होता है ना, ये दरअसल दो एनर्जी लेवल में बट जाता है, ठीक है ना, ये स्प्लिट हो जाता है दो एनर्जी लेवल में। नीचे 3d ऑर्बिटल रहता है और ऊपर 2d ऑर्बिटल। ऊपर वाले को इजी ऑर्बिटल बोलते हैं, नीचे वाले को T2z ऑर्बिटल बोलते हैं। और यहाँ पर अब 8 इलेक्ट्रॉन को अगर तुम लोग भरोगे, 2 2 4 2 6 7 8, तो नीचे वाला फुल्ली फिल्ड हो गया और ऊपर वाला जस्ट हाफ फिल्ड, इसीलिए 3d8 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक्सेप्शनली मोर स्टेबिलिटी शो करता है। और इस वैल्यू को यहाँ टेबल में भी आप लोग देख सकते हो। इस टेबल में आप लोग ध्यान से देखना कि Mn2 प्लस से M का जो वैल्यू है वो ये है किसका, ये है तुम्हारा निकेल, सॉरी ये है टाइटेनियम का, ठीक है ना, ये वेनेडियम। लेकिन देखो क्रोमियम में तक ठीक है, घट मोर पॉजिटिव होते जा रहे हैं, -1.63 के बाद -1.18, -1.9, -0.9। लेकिन उसके बाद फिर मोर निगेटिव हो गया, ये वाला चीज जो है ये मोर निगेटिव है, अगल बगल वाले से ज्यादा निगेटिव हो गया, ठीक है ना। फिर बढ़ा, फिर तुम देखोगे, सॉरी क्रोमियम नहीं, हम कहाँ घेर दिए, हम तो को घेरना था किसको, हम बात कर रहे हैं ये मैग्नीज की, ठीक है ना। मैग्नीज का -1.18 जो तुम लोगों को नजर भी आ रहा होगा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर तुम लोग गौर करोगे कि आयरन का तो ठीक है, कोबाल्ट का भी ठीक है, लेकिन निकेल का एक्सेप्शनली फिर मोर निगेटिव हो गया। सिमिलरली जिंक का भी फिर एक्सेप्शनली मोर निगेटिव हो गया, ठीक है ना। इस ग्राफ को यहाँ से समझा कर भी हम लोग देख लिए, समझ कर भी देख लिए। कॉपर की बात करते हैं, ये कॉपर, कॉपर का जो एक्सेप्शनली पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, द पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, द पॉजिटिव ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कॉपर क्या है, ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu जो है ये पॉजिटिव आएगा, प्लस 0.34 वोल्ट रहता है, ये हमको याद भी है। तो पॉजिटिव वैल्यू करने का मतलब क्या, बहुत ज्यादा है, और ये वैल्यू ज्यादा ज्यादा मतलब देखो, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने देखा था, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम तो उतना ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर जैसे ये कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल, ठीक है ना। यानी कि कॉपर जो है ये Cu2 प्लस प्लस 2e में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। और यही वजह होता है कॉपर का जो पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसी वजह से कॉपर डज नॉट लिबरेट क्या, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम किससे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जैसे कि HCl HBr वगैरह में डालोगे ना कॉपर, तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। वैसे HNO3 के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है, वहां पर कुछ और रिएक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट कर जाता है, लेकिन किसी और वजह से, क्योंकि HNO3 वगैरह एसिड होने के साथ साथ तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इस वजह से वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन सामान्य तौर पर जब हम लोग किसी भी मेटल को, होता है ना, किसी भी मेटल को हम लोग एसिड में डालते हैं, तो क्या होता है, मेटल
मेटल को एसिड में डालने पर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन कॉपर के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, क्योंकि उसका पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब बात करते हैं स्कैंडियम। क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पर स्कैंडियम को क्यों नहीं हमने दर्शाया, इस ग्राफ में स्कैंडियम को क्यों नहीं दर्शाया? तो ऐसा इस वजह से कि स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखोगे तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो उस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d1, याद आया? 4s2 3d1। तो जब तुम स्कैंडियम का +2 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s1 3d0, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस तरह से। लेकिन अगर स्कैंडियम का 3+ कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो हो जाएगा आर्गन 3d0 4s0 3d0, ठीक है ना? और यहाँ पर 4s0 भी हम लोग लिख देते हैं। तो तुम लोग गौर कर रहे होगे, या उल्टा मिटा देते हैं, पहले उल्टा के लिखो या वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4s0 3d0, बताओ तो कौन सा मोर स्टेबल है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लेस स्टेबल, है ना? लेकिन ये जो पूरी तरह से खाली एकदम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया ना Sc3+, तो ये हाईली स्टेबल, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता ही नहीं है। इस वजह से स्कैंडियम यानी कि कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहेगा। इस वजह से इस ग्राफ में स्कैंडियम 2+ का चर्चा ही नहीं किया, क्योंकि ये जो M2+2M का ग्राफ लिखे है ना, यानी कि हर एक एलिमेंट के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ग्राफ है, इस वजह से यहाँ पर स्कैंडियम का चर्चा भी हम लोग नहीं किए। अब हम लोग आते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कोई भी एलिमेंट रहता है, ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑफ किसका? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3d सीरीज ट्रांजिशन मेटल, ठीक है? ये हम लोगों को पढ़ना है। 3d सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कैसे कैसे कोरिलेट होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, कोरिलेटेड विथ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से? एज विथ, देखो ध्यान से, E0 M3+2M2+, मतलब 3+ ऑक्सीडेशन से 2+, इस वैल्यू से हम लोग कोरिलेट करते हैं। अब इसी का रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा? M3+ प्लस E से M2+ होगा ना, ये M3+ E से M2+। अगर इस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ जाने चाहेगा, टेंडेंसी to proceed in forward direction, tendency to proceed in forward डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब आगे का चीज प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबल, MORESTABLE, और M3+ जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, तभी तो ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। तो तुम बताओ M3+ का स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा E0 M3+ से M2+, यानी कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रहा है M3+ से M2+, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, M3 से प्लस से M2+ का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जो होगा M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट का उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। अब उसी वैल्यू को पहले तो ये टेबल में देख ही लो तुम लोग, उस वैल्यू को अगर यहाँ पर, कहाँ गया वो टेबल? ये रहा वो टेबल, कहाँ गया रे? नीचे होगा, हाँ ठीक है। ये टेबल जो देखो, तो यहाँ M3+ से M2+ वाला वैल्यू देखोगे तो स्कैंडियम का तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि, क्योंकि स्कैंडियम तो सिर्फ +3 में रहता है, +2 में तो वो जाता ही नहीं है। टाइटेनियम का -0.37, फिर देखो इसका क्या हो गया? मोर पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना? लेकिन फिर ये क्रोमियम का मोर निगेटिव हो गया। क्रोमियम का मोर निगेटिव मतलब क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, सही है ना? यहीं पर ग्राफ लिखते हैं, यही टेबल के बगल में ही ग्राफ लिखते चले जाते हैं। छोटा सा ग्राफ लिखते हैं। ये ग्राफ किसके लिए लिख रहे हैं बच्चों? ये ग्राफ लिख रहे हैं E0 M3+ से M2+ के लिए, M3+ से M2+। और अभी हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, M3+ से M2+ का वैल्यू जितना ज्यादा, तो M3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट उतना, स्टेबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले है टाइटेनियम का -0.37, मान लेते हैं ये है -0.37, उसके बाद -0.26 मतलब मोर पॉजिटिव हो गया, ये टाइटेनियम का था, ये वेनेडियम का हो गया। वेनेडियम के बाद क्रोमियम का है -0.41 मतलब मोर निगेटिव हो गया, इवन टाइटेनियम के भी नीचे चला गया, किसका? क्रोमियम का, ठीक है ना? उसके बाद देखो ये मैग्नीज का बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, मैग्नीज का
बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। ये जीरो है, इधर निगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव। मैग्नीज का बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने का क्या मतलब, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। मैग्नीज के बाद है देखो आयरन। आयरन का भी पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीज से थोड़ा कम, मैग्नीज से थोड़ा कम है आयरन का, ठीक है। आयरन मतलब थोड़ा नीचे आया। उसके बाद आयरन के बाद देखो कोबाल्ट का फिर पॉजिटिव और मैग्नीज से भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद तुम गौर करोगे निकेल का, तो फिर ये निकेल जो है, निकेल कॉपर वगैरह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता ही नहीं है, इसलिए वहां पर उसका वैल्यू नहीं दिया। तो ठीक है, इस ग्राफ को देखना, ये ग्राफ यहीं पर मैं छोटे से तौर पर दिखा रहा हूं, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। टाइटेनियम का ठीक है, वेनेडियम का हाई हो गया, क्रोमियम का एक्सेप्शनली लो। तो जो एक्सेप्शनल है उसी को ना हम लोगों को देखना है, क्रोमियम देखना है। मैग्नीज का एक्सेप्शनली हाई, इसको भी देखेंगे। आयरन का एक्सेप्शनली लो, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का बात करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर साइड में हम लोग करते हैं। देख रहे हो ये ग्राफ है, यहाँ ग्राफ भी दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता था 24, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो इसका होता था 4s2 3d4, है ना, 4s2 3d4। बात करते हैं क्रोमियम 2+ की। तो क्रोमियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s0 3d4, ठीक है। 3d4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग लिखते हैं क्रोमियम 3+, ठीक है। तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d3। तो 3d3 जो होता है, सबको लगता है 3d3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये पार्शियली फिल्ड है, लेकिन होता क्या है ना, बाद में जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो रियल में 3d3 इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। 3d3 स्प्लिट होकर देखो यहाँ ऊपर है इजी ऑर्बिटल और नीचे 3 गो डी ऑर्बिटल जो होता है dxy dyz और dzx, ये है t2z ऑर्बिटल। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन d3 में यहाँ पर मौजूद रहता है। तो जस्ट हाफ फील्ड हुआ ना, ये कैसा हो गया बच्चों, ये मिटेगा ही नहीं, तो इसको इस तरह से मिटाते हैं। तो ये हो गया जस्ट हाफ फील्ड, जस्ट HALF FILLED, जस्ट हाफ फील्ड हुआ मतलब हाईली स्टेबल, ठीक है। और ये जो है Cr2+ जो है ये लेस स्टेबल है, D4 तो लेस स्टेबल, क्योंकि D4 तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया और ये हाफ फील्ड हुआ। तो बताओ तो यहाँ पर Cr2+ और Cr3+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी Cr3+ का ज्यादा होगा। तो Cr3+ का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से E0 Cr3+ से Cr2+ का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा कि लो होगा, वो लो होगा। समझ में आया, वही चीज यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ये क्रोमियम का जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्रोमियम का Cr3+ से Cr2+ वैल्यू जो है वो ज्यादा है या फिर कम है, कम है, ठीक है ना। अब यही चीज समझते हैं आयरन के लिए, आयरन के लिए, ठीक है ना। पहले आयरन फिर मैग्नीज के लिए। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 26 है, तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d6, क्लियर समझना। अब हम लोग Fe2+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और बाद में Fe3+ का भी लिखेंगे। तो Fe2+ का लिखोगे आर्गन 4s0 3d6। तो 3d6 बताओ तो बच्चों किस तरह से रहेगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से हम लोग लिखते हैं अब Fe3+। तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s0 3d5। 3d5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बच्चों, दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। तो ये बताओ कि ये जो हो गया, ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, और ये जो है ये देखो जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो बताओ तो कौन मोर स्टेबल होगा, ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो बता दो Fe3+ और Fe2+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो Fe3+ से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, Fe3+ कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। Fe3+ है ना मोर स्टेबल हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से, तो Fe3+ ज्यादा स्टेबल है। तो Fe3+ जब ज्यादा स्टेबल होगा तो बता दो E0
Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का वैल्यू जो है ये लो होगा कि हाई होगा, लो, यानी कि Fe3 प्लस जो है Fe2 प्लस में नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि Fe3 प्लस खुद स्टेबल है, तो खुद स्टेबल चीज लेस स्टेबल चीज में कन्वर्ट होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। इसीलिए इस ग्राफ में तुम गौर कर रहे होगे कि आयरन का वैल्यू लो है। अब हम लोग ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नीज का वैल्यू ज्यादा क्यों होता है, Mn3 प्लस Mn2 प्लस का वैल्यू ज्यादा क्यों होता है? उस सवाल का जवाब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही देता है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। देखो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s, क्या आर्गन 4s2 3d5 है ना। अब हम लोग लिखते हैं Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये होगा आर्गन 4s0 3d5। 3d5 को देखो यहाँ पर जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ ना, 3d5 1 2 3 4 5, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहीं पर अगर हम लोग लिखें Mn3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Mn3 प्लस का, तो देखो तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d4 हो जाएगा। और 3d4 जो है ये फुल फील्ड है या पार्शियली फील्ड है? 3d4 जो है ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। तो बताओ तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल लेस स्टेबल, और ये जो जस्ट हाफ फील्ड है ये मोर स्टेबल होगा। तो जल्दी से बता दो Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल कि Mn3 प्लस? तो Mn2 प्लस और Mn3 प्लस में अगर हम लोग बात करें तो Mn2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो Mn2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिस वजह से क्या होगा, E नॉट Mn3 प्लस से Mn2 प्लस का वैल्यू, यानी कि 3 प्लस से 2 प्लस बनने का टेंडेंसी वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा हाई। समझ में आया? तो बस हम क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बहुत गिजमिस जैसा लगता है दिमाग में। होता क्या है कि सर ये सब क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? अरे बहुत आसान है, अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ रहे हो और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मतलब को समझो, कोई फॉर्मूला डेफिनेशन का जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ये Mn3 प्लस से Mn2 प्लस बनने का टेंडेंसी। तो यहां पर देखो Mn2 प्लस मोर स्टेबल है, मैग्नीज 2 प्लस में ज्यादा स्टेबल है, 3 प्लस जो है ये लेस स्टेबल है, Mn2 प्लस जो है ये मोर स्टेबल है। तो दुनिया में हर एक चीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनना चाहेगा। Mn3 प्लस आराम से Mn2 प्लस में बनना चाहेगा, तो Mn3 प्लस जैसे Mn2 प्लस में बनना चाहेगा तो मतलब टेंडेंसी जो है आगे जाने का ज्यादा, मतलब E नॉट का वैल्यू जो होगा वो हाई होगा, ठीक है ना। और इसी वजह से मैग्नीज का यहाँ ग्राफ में देख रहे होगे एक्सेप्शनली ज्यादा में अंतर भी देखो, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो था क्रोमियम का वैल्यू -0.41 से सीधे +1.57 आ जाता है मैग्नीज का 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब यहां पर इन तीनों चीज से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रोमियम जो है, क्रोमियम वाला यहां ध्यान से देखना, क्रोमियम 2 प्लस जो होता है लेस स्टेबल होता है क्रोमियम 3 प्लस से, तो क्रोमियम 2 प्लस आराम से ऑक्सीडाइज होकर Cr3 प्लस बनना चाहेगा, मतलब Cr2 प्लस इज वेरी गुड, खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहना ये सब क्वेश्चन है। Cr2 प्लस इज वेरी नाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Cr2 प्लस खुद ऑक्सीडाइज होकर Cr3 प्लस बनना चाहेगा, तो Cr2 प्लस खुद Cr3 प्लस बनना चाहेगा, क्योंकि Cr3 प्लस से Cr2 प्लस का वैल्यू लो है, तो Cr2 प्लस से Cr3 प्लस बनना चाहेगा, Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी कि Cr2 प्लस गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरे में आओ, ये आयरन वाला देखो, आयरन वाला दिख रहा है तुम लोगों को, Fe2 प्लस लेस स्टेबल है, Fe2 प्लस लेस स्टेबल Fe3 प्लस, तो Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस बनना चाहेगा, Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस बनना चाहेगा, यानी कि Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी कि एक्ट एज गुड, क्या खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि Fe2 प्लस बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि Fe2 प्लस भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये Cr2 प्लस भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन आता है, Fe2 प्लस भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr2 प्लस भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कौन ज्यादा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो जवाब देना क्रोमियम, याद रहेगा ना, यहां पर लिख ही देता हूं मैं कि Cr2 प्लस और Fe2 प्लस दोनों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन ज्यादा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है? Cr2 प्लस जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? तो इसका जवाब होता है कि D3 कॉन्फ़िगरेशन और D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप लोगों से स्टेबिलिटी पूछा जाए,
Cr3 प्लस जो बनता था, Cr2 प्लस से Cr3 प्लस बनता था तो उसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन होता था। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बनता था उसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन होता था। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन और D5 में स्टेबिलिटी जो होता है, याद रखना D3 का ज्यादा होता है आफ्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वो जो d ऑर्बिटल को दो भाग में बांट नहीं दिए थे Eg और T2c में, इस तरह से जब बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद D3 का स्टेबिलिटी D5 से ज्यादा होता है, यानी कि Cr3 प्लस मोर स्टेबल होता है Fe3 प्लस से। इस वजह से Cr2 प्लस ज्यादा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना। मैग्नीज वाला देख लो, 1 मिनट लगेगा। तो मैग्नीज 3 प्लस लेस स्टेबल था और 2 प्लस मोर स्टेबल होता है। Mn3 प्लस Mn2 प्लस बनना चाहेगा, यानी कि Mn3 प्लस जो है वो रिड्यूस होना चाहेगा। तो Mn3 प्लस चूंकि रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए एक्ट एज गुड क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूंकि Mn3 प्लस खुद रिड्यूस होना चाहेगा, दैट्स व्हाई Mn3 प्लस एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक वगैरह के लिए वो यहाँ पर ये टेबल में जिंक वगैरह के लिए, जिंक के लिए, स्कैंडियम के लिए ये वैल्यू नहीं दिया गया था M3 प्लस वाला। M3 प्लस वाला जिंक के लिए, स्कैंडियम के नहीं है, जिंक के लिए नहीं है, कॉपर के लिए नहीं है, निकेल के नहीं है। तो याद रखना निकेल, कॉपर, जिंक और स्कैंडियम जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता। बाद में जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को देखेंगे ही, क्योंकि वहां पर हम पढ़ाएंगे कि 3D सीरीज में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। प्लस लेकिन 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 +2 होता है, लेकिन स्कैंडियम, निकेल, कॉपर और जिंक जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। इस बात को तुम लोग भली भांति याद रखना बच्चों, नहीं तो पागल हो जाना, ठीक है। कोई नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, पागल तो हम हो जाते हैं सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते। खैर कोई नहीं, पागल नहीं हो रहे, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भगवान सजा हो। एक बात और याद रखना, सजा वजा होते रहेगा। एक बात और याद रखना, जिस चीज का यहाँ पर जो तुम लोग, टेबल को हम अलग से ही लिखते हैं। यहाँ पर देखो 1 मिनट लगेगा, टेबल को दोबारा से डाल रहे हैं। भाई तुम लोग पिक्चर के क्वालिटी को तो कम से कम इम्प्रोवाइज कर लो, नहीं तो दिखता ही नहीं होगा। एक चीज याद रखना, जैसे हम लोग M2 प्लस से M की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका वैल्यू अगर निगेटिव है, देखो यहाँ टाइटेनियम का निगेटिव है, वेनेडियम का निगेटिव है, क्रोमियम का निगेटिव है, मैग्नीज का निगेटिव है, आयरन का निगेटिव निगेटिव निगेटिव, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव है ना, बाकी सबका निगेटिव है। तो निगेटिव कहने का मतलब इसमें पहले वाला चीज मतलब M2 प्लस मोर स्टेबल होगा मेटल से, यानी कि ये सारे एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आराम से जाएगा जब हम लोग इसको किसी एक सॉल्यूशन में एसिड वेसिड में डालेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर +3, ये जो M3 प्लस से M2 प्लस वाली बात कर रहे हैं, तो निगेटिव वैल्यू किसका है, टाइटेनियम का है, वेनेडियम का है, क्रोमियम का है, उसके बाद और किसी का नहीं है। इन तीनों का तो पॉजिटिव है। तो जिसका निगेटिव है कहने का मतलब कि ये पीछे वाला मोर स्टेबल, यानी कि इन सब में +3 मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और जिसका पॉजिटिव है ना, तो उसका M2 प्लस मोर स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव है मतलब आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा मतलब +3 से +2 प्लस बनना चाहेगा। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, किसमें किसमें, मैग्नीज में, आयरन में, कोबाल्ट में, ठीक है। एक्सेप्शनली आयरन का लो हो जाता था, लेकिन वैसे ही यहाँ पर निगेटिव अगर वैल्यू रहा तो M3 प्लस आराम से बनेगा, ठीक है ना। इस बात को भी तुम लोग ध्यान में रखना। आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका, लेकिन आज बहुत सारा छोटा छोटा बात हम तुम लोगों को बताएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आता है D&F ब्लॉक से, सिर्फ एडवांस वाला क्वेश्चन सब है, यानी कि प्रीवियस ईयर IIT एडवांस का जो भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और अगर हो सके तो कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना इसको। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सा मेटल जो होता है डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। तो याद रखना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो कम से कम इतना तो याद रखना, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, COINAZ, कॉइनेस मेटल्स, याद है ना, क्योंकि इस पुराने जमाने में इसी का सिक्का बनता था। ये डज नॉट लिबरेट LIBRAT H2 गैस विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, तो इसको याद रखना। डाइल्यूट एसिड पहले से भी जानते होंगे, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ ये लिबरेट नहीं करता है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता था किसी भी एलिमेंट का, वो किस किस बात पर निर्भर करता था। ΔH ऑक्सीडेशन किस किस बात पर, हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस ΔH हाइड्रेशन, यही ना होता था। ये दोनों जो है लो होना चाहिए और ये जो है ये क्या होना चाहिए, हाई। तो क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर का इनॉट कॉपर का Cu2 प्लस से Cu पॉजिटिव होता था +0.34, वाई। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसा WHY, वाई क्यों। तो जवाब दोगे ड्यू टू लो क्या,
हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होना चाहिए, तो कॉपर का हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होता है, और हीट ऑफ एटमाइजेशन हाई होने की वजह से हाई डेल एच एटमाइजेशन। ये भी 1 साल का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना कि पूछा गया था कि कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है क्या, दिस इज एक्चुअली रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ये पॉजिटिव होता है, क्यों, तो उसमें जवाब बहुत सारा ऑप्शन था, एक ऑप्शन क्या रहेगा कि कॉपर का इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, ये हाई होना चाहिए ना, लेकिन होता है कम, और हीट ऑफ एटमाइजेशन लो होना चाहिए, लेकिन ये होता क्या है, ज्यादा। इस वजह से कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इसीलिए वजह से कॉपर जो होता है Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जल्दी नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए। एक क्वेश्चन कॉपर सिल्वर से संबंधित ये था कि कॉपर और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर का एटॉमिक साइज सेम होता है, याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर सेम एटॉमिक साइज, इस बात को भी याद रखना, सेम एटॉमिक साइज, और लगभग 144 पिकोमीटर रहता है, इस बात को भी याद करा जा सकता है, ठीक है ना। अगर सेम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पर एक दो पेयर हम लोगों को याद रखना चाहिए, जैसे सोडियम एंड टैलियम, और भी हम लोग 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन, जिरकोनियम, हाफनियम, ये याद रखना, ये तीनों पेयर आया हुआ क्वेश्चन है। हैव सेम एटॉमिक साइज, हैव सेम एटॉमिक साइज, और ये वाला कहां से पता चलेगा, वो जो टेबल आप लोगों को दिया था ना एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में, टेबल जो मैंने डाला था, उस टेबल में ये सारा वैल्यू लिखा हुआ है। तो सोडियम टैलियम का याद रख लेना, मोलिब्डेनम टंगस्टन का एटॉमिक साइज सेम, और जिरकोनियम और हाफनियम का सेम। तो पता चल रहा है डीएनए ब्लॉक कैसे टफ हो जाता है, तो इन्हीं वजहों से डीएनए ब्लॉक थोड़ा सा टफ काउंट होता है, ठीक है। अगर मैग्नीज, जिंक और कैल्शियम का हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करें, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि डेल एच हाइड्रेशन जो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। तो तुम लोग बताओ, मैग्नी Mn2+, Zn2+ और Ca2+ में साइज किसका ज्यादा होगा, साइज मैग्नीज से जिंक का बहुत बड़ा नहीं होता लास्ट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन की वजह से, और कैल्शियम तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो सबसे बड़ा साइज का होगा, तो साइज ज्यादा है, तो जल्दी से बता दो, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो मैग्नीज का ज्यादा होगा, किससे, जिंक से, और सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा बच्चों, कैल्शियम का होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अगर आयनिक साइज की बच्चों बात करें, किसमें किसमें, निकेल है मान लेते हैं, कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नीज है, आयनिक साइज मतलब सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो याद रखना सबसे बड़ा साइज जो होता है वो किसका होता है, वो उल्टा मैग्नीज का हो जाता है। याद रहेगा कि मैग्नीज का साइज जो होता है, कौन सा साइज, आयनिक साइज मैग्नीज का बड़ा, Mn2+ का, फिर Fe2+ का, फिर CO2+ का, Ni2+ का। एटॉमिक साइज में अगर जाते हैं तो याद होगा क्रोमियम का साइज जो होता है, आयरन का साइज और मैग्नीज का एटॉमिक साइज जो होता है वो लगभग बराबर होता था 3D सीरीज में, याद रखना साइज सेम होता था। यही सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, भयानक भयानक नहीं है कुछ, देख के लगेगा अरे साइज का कंपैरिजन है, ये वो कैसे निकालोगे, तो इन चीजों को याद तो रखना पड़ेगा ना। तो याद रखना ये वाला कि निकेल का साइज सबसे छोटा होता है +2 में, कोबाल्ट, उसके बाद आयरन, उसके बाद मैग्नीज, ठीक है ना। 1 साल का क्वेश्चन आया था, निकेल, मैग्नीज, टाइटेनियम और लैंथेनम के साइज का कंपैरिजन, तो इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं कि निकेल का साइज सबसे छोटा होता है, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, मैग्नीज तब, टाइटेनियम तब, लैंथेनम, ये सब साइज है। और आप लोगों को संभव हो तो हर एक क्वेश्चन को ना ये पॉइंट बना बना के बॉर्डर के ऊपर आप लोग हॉट्स बना बना कर लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाना और सबको बॉर्डर पर लिखते चले जाना, क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, ठीक है। मरकरी 2 तरह का क्लोराइड बनाता है, Hg2Cl2, कैलोमेल भी बोलते हैं इसको, इसका क्या नाम होता है, कैलोमेल, याद रखना, और HgCl2। तो बोलता है ये 2 तरह का जो क्लोराइड, इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो याद रखना ये दोनों का दोनों डायमैग्नेटिक है, इसको ये क्वेश्चन भी याद रखना, यानी कि Hg2+ हो, ये Hg+ है और Hg2+, दोनों जगह मरकरी डायमैग्नेटिक है। कैसे, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। मरकरी Hg2Cl2 रहे या HgCl2, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देख के लगता है Hg+ तो चलेगा, Hg2+ तो चलेगा, Hg+ किस तरह से डायमैग्नेटिक हो गया, तो क्लोरीन से बॉन्डिंग बनाने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक है। ये सब जो बता रहे हैं ना, सब एक एक क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से एक जगह पॉइंट बनाकर लिखो। नाइट्रेट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जिंक का नाइट्रेट ZnNO3 2, याद रहेगा। इसी तरह लिथियम का नाइट्रेट LiNO3,
इसी तरह कोबाल्ट का नाइट्रेट CONO3 ये सारा नाइट्रेट है। पूछा जाता है कि इनमें कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो Zn2+ डायमैग्नेटिक, Li+ डायमैग्नेटिक, कोबाल्ट 2+ हैव सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट। इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक, जिस वजह से ये ऊपर का दोनों जो होता है ये कलरलेस होता है और ये कलर्ड है। बाय चांस ये जो 4 ऑप्शन था ना इस वाले क्वेश्चन में, वहां पर पोटास एलम भी लिखा हुआ था चौथा ऑप्शन में, ठीक है। और पोटास एलम के बारे में जानकारी आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिल चुका है, K2SO4.Al2SO4 फिटकरी जिसको नहीं बोलते हैं, ये एक तरह का डबल सॉल्ट है। एडिशन कंपाउंड में पढ़े थे हम लोग, डबल सॉल्ट है और ये भी कलरलेस होता है। इस बात को भी याद रखना, कॉपी में सारा कुछ नोट डाउन करते हैं ना। उस क्वेश्चन में ABCD करके ऑप्शन था और कौन कलर्ड था, तो कौन सा कलर्ड होगा बच्चों, CONO3 पोटासियम फिटकरी तो देखे ही होगे, वो उजला उजला ग्रीन कलर का फिटकरी थोड़े ना देखते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम एंड कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ठीक ठाक है, have comparatively CRITIVELY comparatively कलर चेंज कर लिए हैं, हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें तो क्रोमियम और कॉपर का बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है वो आप लोग देखना, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये D3 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। दैट्स व्हाई ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना कहीं ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। दैट्स व्हाई, ठीक है, इस बात को भी याद रखोगे। इसके अलावे भी है तो बहुत सारा क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को अलग अलग लेक्चर में मैं लिखता चला जाऊंगा या लास्ट में बताता चला जाऊंगा। आप लोग भी ध्यान से बिना बोर हुए, क्योंकि D&F ब्लॉक है, इनऑर्गेनिक है, बोरियत तो होता ही है, क्लासरूम में भी बोरियत हो जाता है। ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन मन है पढ़े, मन है नहीं पढ़े, तो मन बनाना पड़ेगा। D&F ब्लॉक जो है ना बहुत परेशान करता है बच्चों को, लेकिन जब इसका रिविजन करेंगे ना तो बिलीव करो मेरे पर, सबसे आसान यही लगेगा। रिविजन मतलब एक बार पहले पढ़ा लेते हैं और फिर थॉरोली शुरू से लेकर अंत तक जब हम बताएंगे तो वहां पर तुम लोगों को ये काफी आसान लगने वाला है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना, इसको भी देखना है, ठीक है ना बच्चों। आज रहने देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ा था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत बड़ा है। अगर तुम लोग यहां तक आए हुए हो तो जरूर से पेशेंस आप लोगों का बहुत दमदार होगा। लाइक मार दो ना रे भैया, थोड़ा सा लाइक मारने में क्या जान चला जाता है, मेरा हमको थोड़ा खुशी मिल जाएगा और क्या। सब्सक्राइब करते हैं तो हो ही, दोस्तों को बोलो ना सब्सक्राइब करने में, इतना सारा दोस्त है, पता नहीं स्टूडेंट लोग वो PUBG वाला को सब्सक्राइब करवाएगा, बोलेगा मतलब फलाना सिंह को सब्सक्राइब करो, ये करो, ये झोल झाल। अपने सर के लिए इतना सा नहीं कर सकते हो कि अपने जितना रिलेटिव है, नानी घर, चाची घर, दादी घर, सबको बोलो ना कि प्लीज भाई सर को सब्सक्राइब कर दो ना, क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है और क्या। चलो रहने देते हैं, बाय बाय। करना जरूर बात, बाकी जो शुरू से पिछला 1 घंटा में पढ़े वो सब छोड़ देना, अंतिम में जो 2 मिनट बोले ना उन सारे बातों को जरा गौर करना, ठीक है। बाय बाय।